एक दिन पंकज के साथ ऐसी बात करी कि पंकज देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन एंड आई रियली डोंट थिंक फ्यूचर्स के लिए इंडिया प्रिपेयर्ड है। पंकज इज फ्रॉम आईआईटी और आईएसबी, तो मतलब इंडिया के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पंकज ने पढ़ाई करी। मेरी और प्रणव की हमेशा रिजर्वेशन रहती है फ्यूचर्स डेरिवेटिव इसको लेके, एंड फिजिक्स और क्रिप्टो। अब तो मेरा दिमाग और थोड़ा सही हो गया कि फिजिक्स एंड क्रिप्टो ठीक तो है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम निकाल के पहले उसको समझो क्या चीज है। अब ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव स्पेकुलेशन के लिए और आर्बिट्राज के लिए उनके लिए नहीं यूज होते हैं, वो तो एक टूल है, पर उसका एक बहुत बड़ा फीचर होता है हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट आएंगे। और कोई भी एसेट क्लास की एक जर्नी होती है, वो जर्नी चलती है 10 20 50 साल, और उस जर्नी में आप देखोगे कि ये मल्टीपल हर प्रोडक्ट की इवोल्यूशन का एक टाइमलाइन होता है। स्पॉट मार्केट से हमेशा, स्पॉट यानी नॉर्मल बाइंग सेलिंग, स्पॉट से बड़े होते हैं फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर से बड़े होते हैं ऑप्शन मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट तो क्रिप्टो में ऑलरेडी बड़ा हो चुका है स्पॉट से, ऑप्शन मार्केट जो होगा वो और भी बड़ा होगा फ्यूचर से भी। अगर आपको एक सिंपल तरीके से समझाना हो कि भाई डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है या डेरिवेटिव एक्सचेंज का पर्पस क्या है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है, एक सिंपल फॉर्म है। तो डेल्टा एक्सचेंज कैसे मेक श्योर करता है कि आप करेक्ट तरह के एसेट क्लास को लिस्ट करो? आप कैसे मेक श्योर करते हो कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है, और कैसे कस्टमर प्रोटेक्शन इंश्योर करते हो? ये बहुत नीड से निकले हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये इसलिए नहीं है कि किसी को लेवरेज लेना था, किसी को ट्रेड करना था, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज है। तो फ्यूचर तो एक्चुअली मार्केट की वोलेटिलिटी कम करता है, क्योंकि देखो अगर आपके पास बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं होता और सारे जो इनके पास है उन्होंने बेचने से मना कर दिया, तो प्राइस ऊपर ही जा सकता है, फिर नीचे आ ही नहीं सकता। एक जो कंट्री के अंदर एक डिबेट छिड़ी थी पीछे, उसको मैं चाहूंगा कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई वांट टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर्स के ऊपर जो इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं 30% वो जो टैक्स है या 1% टीडीएस है, वो लागू नहीं होता। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इक्विटीज। तो 80% ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखेंगे इंडिया में होती है। मेरा ये सवाल है कि कोई भी एक्सचेंज जो रेगुलेटेड नहीं है, राइट, और कहीं ऑफशोर है, किस तरीके की फ्यूचर्स में मैनिपुलेशन हो सकती है जो लोगों को पता भी नहीं लगता है, और उनको फिगर आउट करने, जब तक वो फिगर आउट करते हैं लॉसेस हो चुके होते हैं। और आपके हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं, बैड प्रैक्टिसेस जो हैं, जिनका यूजर्स को नहीं पता है? अब मतलब आप अपने पैसे से रिस्पॉन्सिबल होइए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग मेरे पास सवाल आता है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कैसे सोचें। कि सबसे पहले तो ये सोचो कि ये पैसा आपने मुश्किल से कमाया है, तो ऐसा है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, राइट। आप मेरा थोड़ा सा एक टफ सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसको ऑनेस्ट तरीके से आप आंसर करना। और ये जनरली ये सवाल दुकानदार से पूछा नहीं जाता, जिसके पास माल है, जिसका माल है, उससे ये पूछा नहीं जाता। बेसिकली फ्यूचर्स किसको नहीं करना चाहिए, डेरिवेटिव किसको नहीं करना चाहिए? सो मैं यही कहूंगा लोगों को कि इस पॉडकास्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि भैया जाओ कूद जाओ, नहीं। हम कह रहे हैं आज आपकी पहली बार अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आपको ये पता लगा है कि बॉस अगर करना है तो कैसे करना है। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने मुझे और प्रणव को एक बार जरूर देखा होगा कि हम जब भी बात करते हैं आपको हमेशा ये कहते हैं, सतर्क करते हैं कि फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड मत करो, ठीक है। और इसके ऊपर हमें काफी सारा ना फ्लैक मिलता है, काफी सारा फीडबैक मिलता है कि अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, पीपल आर मिंटिंग मनी, पीपल आर मेकिंग मनी एंड ऑल दैट स्टफ। वो उस बात को ये नहीं समझ पाते कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अ, आपको ऐसा लगता है कि यार वो पैसा बना रहा है तो मैं भी बना लूंगा वहां पे, और मैं भी ऐसा लीवरेज लेके और बेट लेके कर लूंगा। तो आपको इसलिए ही मना किया जाता है बिकॉज इट्स लाइक कि आपने रणजी ट्रॉफी या आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं है, आपने घर में खेला नहीं है, गली में खेला नहीं है, और आप सीधा कह रहे हो कि यार मेरे को ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। इस चीज से आपको सतर्क किया जाता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें कहते हैं कि भाई मैं गया और मैंने वहां पे ऐसे हाई लीवरेज लिया और मैंने उसके बाद ट्रेड किया और मैं रातों रात कंगाल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि हमने आज तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, हमने आज तक किसी भी फाउंडर को जो फ्यूचर्स एंड ये डेरिवेटिव एक्सचेंज के किसी फाउंडर को हम नहीं लेके आए। प्रोबेबली बहुत क्लोज तक अगर हमने लेके आए तो शायद वो डीवाईडीएक्स के साथ हमने किया था, राइट। लेकिन हमने कभी किसी एक्सचेंज को जो डेरिवेटिव एक्सचेंज के साथ हमने कभी पॉडकास्ट नहीं किया। लेकिन एक शख्स है पंकज बलानी, राइट, जिनको मैं अभी लेके आऊंगा स्क्रीन पे। आइडिया ये हुआ कि 2018 से हम पंकज को मैं जानता हूं, एंड क्योंकि वो ओल्ड डेज जब रेगुलेशन बहुत टाइट थी आरबीआई के दिनों से, और पंकज और मैं वैसे इवेंट्स में मिलते रहते थे। तो मैंने एक दिन पंकज के साथ ऐसी बात करी कि पंकज देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन एंड आई आई रियली डोंट थिंक फ्यूचर्स के लिए इंडिया प्रिपेयर्ड है। देन ही सेड कि
ठीक है, देयर कैन बी, दिस इज योर ओपिनियन, बट दिस कैन बी डन इन अ मोर सिक्योर वे, देयर आर थिंग्स। और इसमें ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी एक्सचेंज पे कर रहे हो, क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, मैनिपुलेशन तो नहीं है। तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी एक्सचेंज बेस्ट है, बट वी कैन हैव अ डिबेट ऑन दैट। सो मुझे लगा यार ठीक है यार, एक दिन एक काम करते हैं, हमें वैसे भी बहुत सारा फीडबैक मिलता रहता है, लोग कहते रहते हैं कि यार यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो मैंने कहा ठीक है, पीपल हु नो अबाउट इट, the guy who is running the show, the guy who has the exchange, so why not to bring him over and have a discussion over it, ठीक है ना। सो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और ऐसा पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं। सो मैंने आपको पहले ही कॉन्टेक्स्ट दे दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। लेट मी वेलकम पंकज बलानी। एंड जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव भाइयों, पंकज इज फ्रॉम आईआईटी और आईएसबी। तो मतलब इंडिया के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पंकज ने पढ़ाई करी। और मैं इनके प्रोफाइल के बारे में अगर थोड़ा सा बात बताऊं, तो ट्रेड फाई के अंदर इन्होंने अपना बहुत समय बिताया, इक्विटीज के अंदर बहुत समय बिताया, फंड मैनेजमेंट में समय बिताया, जो कि थोड़ा सा ये डेप्थ में बताएंगे। एंड उसके बाद ये क्रिप्टो में पिवट कर गए। और ये उस टाइम में पिवट करे थे जब लोगों ने, इनके दोस्त यार रिश्तेदारों ने बोला था, अरे पंकज क्या हो गया था, दिमाग तो ठीक है, मतलब कहाँ तू ट्रेड फाई में अच्छा कर रहा है, आईआईटी आईएसबी यार तेरा करियर सेट है, तो क्रिप्टो में कहाँ जा रहा है। एंड पंकज वाज लाइक, रिस्क तो है, बट समवेयर ही हैड दिस कन्विक्शन के नहीं। और वो भी पता है क्या है, उस टाइम में लोग स्पॉट में जा रहे थे ज्यादातर, या आईसीओ कर रहे थे। पंकज ने एक अलग ही फील्ड चुनी कि यार मुझे लगता है डेरिवेटिव में चलते हैं। एंड जबकि डेरिवेटिव में उस टाइम देयर वर ओनली वन और टू एंटिटीज जो कि किंग थी उस टाइम की, उसके सामने स्टैंड करना भी एक अपने आप में, अपने आप को एम्बेरस करने वाली सिचुएशन भी हो सकती थी। बट आई थिंक इसके बारे में पंकज विल टेल अस मोर। पंकज, आई होप कि मैंने इंट्रो में कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया। एंड नहीं आई नहीं होप आपकी कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरी और प्रणव की हमेशा रिजर्वेशंस रहती हैं फ्यूचर्स डेरिवेटिव इसको लेके। एंड मैं आज ऑनेस्टली चाहता हूँ कि जैसे आपका एक कजन या छोटा भाई, समझ लो ये ऑडियंस वो ऑडियंस है जो हमारी ऑडियंस ट्रेडिंग ऑडियंस नहीं है, हमारी ऑडियंस लर्निंग वाली ऑडियंस है। ये जितने लोग आपको सुन रहे हैं, ये वो है जो सीखना चाहते हैं। तो इनको ना आपको आज एक बहुत जेन्युइन तरीके से, एक लेजिट तरीके से, ऑर्गेनिक एक सिखाना है कि यार बॉस इसमें क्या रिस्क है, क्या अच्छाई है, एंड व्हाई इंडिया स्पेसिफिक जी डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो इसके बारे में बात करें। बट बिफोर दैट, पंकज, योर बैकग्राउंड एंड हाउ यू पिवट फ्रॉम ट्रेड फाई टू क्रिप्टो, उसके बारे में थोड़ा सा। श्योर। तो पहले तो काशिफ थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन, प्रणव थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी, और लिसनर्स को थैंक्स करना चाहूँगा। टाइम निकाल रहे हैं, हमारे को सुन रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। आई होप वट एवर वी से हियर इज आपके लिए यूजफुल हो। तो मेरी जर्नी कैसे चालू होती है, मैं ग्रेजुएट हूँ आईआईटी दिल्ली का। हाँ, और आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स में अपना बीटेक कंप्लीट किया। तो फिजिक्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, और वहाँ से मैंने सीधा फिजिक्स और क्रिप्टो, अब तो मेरा दिमाग और थोड़ा सही हो गया कि फिजिक्स एंड क्रिप्टो। ठीक है, तो कैरी ऑन। वहाँ पे मैंने सीधे ज्वाइन किया यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक हांगकांग में। तो आई वाज वेरी लकी टू गेट प्लेस विद यूबीएस इन द ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग डेस्क, क्योंकि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग डेस्क थी। हम लोग काफ़ी बड़े हेज फंड्स के साथ ट्रेड कर रहे थे, जो कि अक्रॉस द एशियन मार्केट्स और अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट्स काम करते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने काम किया है पूरे एशियन मार्केट्स में, तो हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, कोरिया, इंडिया, ये सारे मार्केट्स मैंने देखे हैं। इनमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के जो मार्केट्स हैं, उनकी मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद मैंने एक हेज फंड के साथ काम किया, और फिर मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना एमबीए किया। आइडिया ये था कि इन चीज़ों की मैथमेटिक्स तो समझ में आ जाएगी, वो तो मेरा बैकग्राउंड है, पर ये चल क्या रहा है, ये इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एंगल, ये प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो समझा, टाइम लगाया अपनी जो चीज़ें करनी हैं उनके ऊपर। और यही मैं ट्रेडर्स को भी कहता हूँ कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम निकाल के पहले उसको समझो क्या चीज़ है वो।
और फिर मैंने एक लंदन बेस्ड बैंक के साथ काम किया, उनका एक बिजनेस वर्टिकल ग्रो करने में। तो ये मेरी जर्नी रही है, करीबन 10 साल कैपिटल मार्केट्स में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ही मैंने स्पेंड करे हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इन सब की ट्रेडिंग में, जो कि बेसिकली सारे ऐसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब की ट्रेडिंग में मैंने काम किया है। उसके बाद आई स्पेंट थोड़ा टाइम मैंने एक स्टार्टअप में भी स्पेंड किया। फिर आफ्टर सम इयर्स मुझे लगा कि चलो मैं कुछ अपना चालू करता हूँ, और फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ देखना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी इस मार्केट में। तो वो जो मेरे जो दोस्त थे, वो मेरे को फाउंडर्स हैं, उनका बैकग्राउंड भी मेरे जैसा ही है। डेल्टा एक्सचेंज में हम 3 को फाउंडर्स हैं, और आईआईटी बैकग्राउंड से हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक मेरा क्लासमेट है, सिटी बैंक और जीआईसी सिंगापुर के साथ उन्होंने कैपिटल मार्केट्स में ही काम किया है। और दूसरे जो हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से हैं, सौरभ, और उन्होंने पहले टाइनी आउल और हाउसिंग.com चालू करी थी। तो ये हमारी टीम है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। अभी फॉर्चुनेट है कि एक बहुत ही प्यारी 100 लोगों की टीम है, हमारी एक फैमिली है, और जो स्केल पे हैं। पर हाँ, यहाँ से हमने चालू किया था। अब चालू करते वक्त, जैसे आपने कहा कि पंकज स्टार्टेड, यू गाइस वर, आप लोग डेरिवेटिव्स तब देख रहे थे जब कोई नहीं देख रहा था। तो उसका रीजन क्या था? देखिए, ये चीज हमें फाइनेंस से आते हुए थोड़ा समझ में आ गई थी कि अगर ये मार्केट्स को बड़ा बनना है तो इनके ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्केट बिल्ड होने पड़ेंगे, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो प्रोडक्ट्स हैं, पर ये सब जो एक ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी को कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं रियली में। और जैसे जहां पे मैंने यूबीएस में काम भी किया था, तो वो डेस्क पे हम ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही करते थे, पर हमारी डेस्क का नाम रिस्क मैनेजमेंट डेस्क था, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स डेस्क। तो अल्टीमेटली ये सारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब आपके इंस्टीट्यूशंस या ज्यादा कस्टमर्स या ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो फिर ये होगा कि अगर जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, सिस्टम में पैसा भी बढ़ेगा, तो उसके ऊपर रिस्क मैनेज करने के सॉल्यूशंस तो चाहिए। तो जैसे आप जैसे आप सब लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो एक तरह से अपने ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, राइट? या हम कोई और चीज कभी ऊपर जाती है तो हम कहते हैं प्रॉफिट लॉक कर लें थोड़ा, कि भाई ऊपर गई है, अपना प्रिंसिपल निकाल लें। ये सारी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, और इन्हीं तरीके के इनसे जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, उन्हीं को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव्स स्पेकुलेशन के लिए और आर्बिट्राज के लिए, उनके लिए नहीं यूज होते हैं, वो तो एक टूल है, पर उसका एक बहुत बड़ा फीचर होता है हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ से ये क्लियर था काफी उसी टाइम पे कि ये प्रोडक्ट्स बनेंगे तो बहुत बढ़ेंगे। ये मार्केट अगर बढ़ेगा क्रिप्टो का, तो उस पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का मार्केट बनेगा। और ये एक प्रोडक्ट तक सीमित रहने वाला मार्केट नहीं होगा। पहले फ्यूचर्स आएंगे, फिर ऑप्शंस आएंगे, फिर और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आएंगे। और कोई भी एसेट क्लास की एक जर्नी होती है, वो जर्नी चलती है 10, 20, 50 साल। और उस जर्नी में आप देखोगे कि ये मल्टीपल, हर प्रोडक्ट की इवोल्यूशन का एक टाइमलाइन होता है। तो जैसे क्रिप्टो चार्ट चालू हुआ 2008 में, बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया, उसके बाद स्पॉट मार्केट्स बने, उसके बाद मार्जिन मार्केट्स बने, उसके बाद 18 के आसपास फ्यूचर्स मार्केट बनना चालू हुए, 18 एंड में हमने चालू किया, फिर ऑल्ट कॉइन फ्यूचर्स आए, फिर ऑप्शंस आए, अभी रिटेल ऑप्शंस आ रहे हैं, और इस तरह आगे भी और प्रोडक्ट्स आएंगे। बट हमें ये क्लियर था कि इस लार्जर अम्ब्रेला, डेरिवेटिव्स अम्ब्रेला में हमने काम किया है, ये हमें अच्छा लगता है और हमें समझ में आता है, और हम यहाँ जाके ये सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं, इनके मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं। सो दैट इज द थीसिस बिहाइंड डेल्टा एक्सचेंज। और अभी भी आप देखोगे हमारी साइट पे, आप बिटकॉइन खरीद बेच नहीं सकते या इथेरियम खरीद बेच नहीं सकते। हमारे यहाँ स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही ट्रेड होता है। ओके, इट्स अ प्योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होता है, प्योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्केट प्लेसेस हैं। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट अम्ब्रेला है, और ये हमारा थॉट प्रोसेस था। और अभी वो जैसे आप देख रहे हो कि अब ब्लैक रॉक आया है स्पेस में ETF के थ्रू, या CME का अनाउंसमेंट आया है कि वो स्पॉट ट्रेडिंग चालू करेंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस घुस रही हैं क्रिप्टो में। तो ये सब जब आएंगी ग्लोबली, तो मार्केट्स डेवलप होंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, और और ज्यादा बढ़ेंगे। अभी तो ऑलरेडी फ्यूचर्स मार्केट जो है स्पॉट मार्केट से बड़ा हो गया है क्रिप्टो में। अच्छा, ये भी होता है कि स्पॉट मार्केट से हमेशा, स्पॉट यानी नॉर्मल बाइंग सेलिंग, स्पॉट से बड़े होते हैं फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर से बड़े होते हैं ऑप्शन मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट तो क्रिप्टो में ऑलरेडी बड़ा हो चुका है स्पॉट से, ऑप्शन मार्केट जो होगा वो और भी बड़ा होगा फ्यूचर से भी, और उसके भी रीजंस होते हैं।
पर राइट। ये था कि ये मार्केट्स होंगे, बहुत बड़े होंगे और हम जाके यहाँ पे लीड करना चाहते हैं, मार्केट प्लेसेस बनाना चाहते हैं। राइट। सो पंकज, जो हमले लोग सुन रहे हैं, वो अभी ये सुन रहे हैं कि डेरिवेटिव, वो सुन रहे हैं फ्यूचर्स, वो सुन रहे हैं ऑप्शन। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको ये मतलब ही नहीं पता होगा। उन्होंने सुना होगा कि यार फ्यूचर्स होता है कुछ, वहाँ पे जाके ना सिर्फ़ आप लीवरेज लेते हैं और वहाँ पे फिर आप एक ट्रेड करते हो। अगर आपको एक सिंपल तरीके से समझाना हो कि भाई डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है या डेरिवेटिव एक्सचेंज का पर्पस क्या है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है, एक सिंपल फॉर्म में, समराइज फॉर्म में। हाँ, श्योर। तो वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जो मैंने पिछला थ्रेड था, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा शायद बेसिक होगा उनके लिए जिनको आता है, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए काफी अच्छा फंडामेंटल एग्जांपल होगा। ये प्रोडक्ट्स चालू कैसे हुए? ये प्रोडक्ट सबसे पहले फार्मर्स के यहाँ से चालू हुए, राइट? आप देखोगे तो पहला ऑप्शन ट्रेड ऑलिव्स पे हुआ था, वो करीबन 1400 में हुआ था मेरे ख्याल से। तो ये प्रोडक्ट्स फार्मर्स के यहाँ से चालू हुए। अब इमेजिन करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास खेत है, राइट? और उसमें आपने कुछ सामान उगाया और मान लीजिए मैंगोज का सीजन है, मैंगोज उगाए। अब आपको मैंगोज बेचने हैं किसी को, रेस्टोरेंट वाले को या किसी शॉप को जो मैंगो चटनी बना के बेचता है, ठीक है? तो आज आपके पास ये पता लग गया कि आगे अभी मैंगो पकने लग गए हैं और आप अगले 1 महीने के अंदर आप इनको तोड़ के उनको बेचेंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आज ही आप अपना प्राइस लॉक कर सकें? भाई मैंगो जब डिलीवर होगा तो वो तो फ्यूचर में डिलीवर होएगा, पर प्राइस तो आज लॉक हो सकता है ना। जैसे अगर हम आप इस एग्जांपल से एक बाहर निकल के सोचें कि ये तो हम नॉर्मल लाइफ में काफी बार करते हैं। जैसे कंपनीज नेगोशिएट करती हैं रेट्स कि भाई आप अगले साल के अंदर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करना, ये रेट आज तय हो गया, राइट? हाँ, करते हैं नॉर्मल, हाँ। राइट? हाँ। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने बोली, 2 वर्ड्स मैंने यूज करे, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्यूचर। तो बेसिकली ये होता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बोले जाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कोई एक्चुअली साइन नहीं करता है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? कि ये एक ऑब्लिगेशन है, राइट? तो आप फिर से चलते हैं एग्जांपल के ऊपर। एक फार्मर और एक लेट्स से प्रोसेस गुड्स का जो हमने बात बोली कि जो आम उगा रहा है और जो चटनी बना रहा है। अब उसने कहा कि यार आम की फसल तो अच्छी हुई है, मैं आज ही इसका प्राइस लॉक कर देता हूँ। तो मैं 100 किलो आम आपको दूंगा 100 रुपए किलो के हिसाब से, तो 10,000 रुपए का मेरा आज ही प्राइस लॉक हो गया। और मैं ये वादा करता हूँ कि 1 महीने में मैं आपको डिलीवर कर दूंगा इस क्वालिटी का आम इस जगह पे, राइट? अब इसमें दोनों का फायदा है, क्योंकि जो चटनी बनाने वाला है उसको पता है कि मेरे इतने का आम इस दिन आ रहे हैं, अब मैं इतने सामने अपनी बॉटल्स खरीदना शुरू कर देता हूँ, उससे मेरी इतनी बिक जाएगी, राइट? और जो फार्मर है उसका फायदा हो गया कि भाई मेरा प्राइस लॉक हो चुका है। अगर फसल जरूरत से ज्यादा अच्छी हो गई तो आम के प्राइस गिर भी सकते हैं, तो आज ही एक प्रॉफिट उसका लॉक हो गया आज के प्राइस पे। अब आम का प्राइस कहीं भी जाए स्पॉट मार्केट में, उससे फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए किलो था, हमने 100 किलो की डील करी, 10,000 का प्राइस लॉक हो चुका है। वो 120 हो गया तो भी आपको 10,000 ही मिलेंगे, और 80 हो गया तभी 10,000 ही मिलेंगे, है ना? तो अब फार्मर के लिए अगर 120 हो गया तो नुकसान हो गया, हाँ हो गया, पर उसकी रिस्क भी तो लॉक हो गई, क्योंकि 80 होता तो उसको 8,000 ही मिलते, राइट? तो ये इसलिए ये प्रोडक्ट्स का इजाद हुआ था। ये बहुत नीड से निकले हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये इसलिए नहीं है कि किसी को लेवरेज लेना था, किसी को ट्रेड करना था, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज है, राइट? और यहां पे अब अल्टीमेटली ये देखिए कि क्या हुआ। फाइनली जब 1 महीना आया तब आम की डिलीवरी हुई ना, तो डिलीवरी तो फ्यूचर में होगी, इसीलिए इसको फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर को फ्यूचर कहते क्यों है, पास्ट क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो फ्यूचर में होगा काम। तो जिस दिन एक्चुअली एग्जीक्यूट होएगा, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्राइस आज डिटरमाइन हो जाएगा पर पेमेंट फ्यूचर में होगा, राइट? एक्चुअली डिलीवरी होनी है, उस दिन भी आम का प्राइस 100 ही था, तो ये जो फ्यूचर पोजीशन से कोई खास फायदा ही नहीं हुआ। तो इस केस में इसका प्रॉफिट और लॉस 0 आ गया कॉन्ट्रैक्ट का, राइट? पर आम का प्राइस अगर 120 था तो यहाँ पे 2,000 का लॉस हो गया फार्मर को, पर और जो मर्चेंट था उसको 2,000 का फायदा हो गया, राइट? और इस तरह ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये हो जाएगी। पर कहने का मतलब ये है कि उन दोनों की रिस्क तो मैनेज हो गई ना। जब आप इंश्योरेंस भी खरीदते हैं तो आप ये थोड़ी सोचते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा वेस्ट हो गया, चोट नहीं लगी, इस बार तो गड़बड़ हो गई। आप यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ नहीं लगी, पैसा गया कोई बात नहीं। पर किसी ने भी अपनी कार का इंश्योरेंस खरीदा होगा, आप कब ज्यादा हैप्पी होंगे, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़े या ना क्लेम करना पड़े, राइट? तो
ये इस तरह से आपने एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रीमियम दे दिया, पर वो प्रीमियम आपको ये था कि अगर हिट हो जाती तो आपको बचाता। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन भी यही चीज है, ऑप्शन तो कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो जैसे आपने कार खरीदी, उस पर आपने 1 साल का इंश्योरेंस लिया कि मैंने इस कार की टक्कर हो गई तो मुझे इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन, या इसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जिस तरह आप कार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह आप अपने पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है और आपको ये लग रहा है कि प्राइस नीचे आ गया तो क्या, ऊपर जाता है पर नीचे भी तो आता ही है। तो अगर आपको नीचे की डायरेक्शन में प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई ऊपर गया तो मेरा फायदा होगा पर नीचे गया तो मेरा लॉस नहीं होगा, तो फिर आप प्रोटेक्शन खरीद सकते हैं या पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ये होता है ऑप्शन। अच्छा, अब ऑप्शन, अब इंश्योरेंस में तो हमेशा कोई टाइमलाइन होती है, हर साल नया इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई एक बार इंश्योरेंस खरीद लिया और एक ना एक टाइम पीरियड होगा, या 10 साल का होगा या 1 साल का होगा या किसी ना किसी टाइमलाइन का होगा, राइट। कार का टिपिकली 1 साल का होता है, जैसे आप अगले साल चाहें तो रिन्यू कराएं, चाहे तो ना कराएं, पर वर्ड वहां पे रिन्यू है, रिन्यू मतलब दोबारा से लेना। तो इसी तरह जब हम पोर्टफोलियो पे भी इंश्योरेंस की बात करेंगे या बिटकॉइन पे इंश्योरेंस की बात करेंगे, तो वो जो होगा उसकी भी एक ड्यूरेशन होगी, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल भी हो सकती है। जितनी लंबी ड्यूरेशन उतना ज्यादा कॉस्ट। इंश्योरेंस में भी तो ये होगा ना, 1 साल का इंश्योरेंस सस्ता होगा 2 साल के इंश्योरेंस से। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। और ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं बड़े आसान है किसी के लिए भी समझने, राइट, क्योंकि हम ये नॉर्मल जिंदगी में यूज कर रहे हैं। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो उसके बाद तो ये बाकी प्रोडक्ट्स फिर जो होते हैं उनके ऊपर बिल्ड होते रहते हैं। यहाँ पे आप इंश्योरेंस को बाय और सेल दोनों कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे बिटकॉइन को भी आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो, वैसे आप इंश्योरेंस को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो ये होती है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। एक इंश्योरेंस होता है कि पुट ऑप्शन, जिसको भी आप बाय और सेल कर सकते हो। और अगर मेरे पास अगर एक बिटकॉइन है और एक बिटकॉइन के ऊपर मेरे पास पुट ऑप्शन भी है, यानी प्रोटेक्टेड है डाउन साइड, तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। तो कॉल पुट कुछ नहीं है, एक ही चीज है, वो 1 - इधर ले गए उधर ले गए इक्वेशन में, और कुछ नहीं है। तो कॉल जस्ट है पुट का इनवर्स, यानी ऊपर जाएगा तो फायदा होगा उसको। एक ऐसा इंश्योरेंस सोचो कि अगर ऊपर जाए तो फायदा हो, राइट। तो क्या हुआ, बिटकॉइन खरीदा और पुट खरीद लिया, तो अब ऊपर जाएगा तो फायदा होगा और नीचे जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। तो वो बन जाती है कॉल ऑप्शन, और फिर उसको भी आप खरीद बेच सकते हो। अगर आपको लगता है बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बेच दो। ये लोग करते हैं, और उसको हम ये जो होती है ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। अब आपको लगता है 1 दिन तक ऊपर नहीं जाएगा तो आप 1 दिन का बेच सकते हो। अगर आपको लगता है 7 दिन तक ऊपर नहीं जाएगा, अब ऊपर भी कितना नहीं जाएगा, जैसे आज 66,000 है, मान लो मुझे लगता है कि 7 दिन के अंदर 70,000 नहीं जाएगा, और उसके लिए मुझे $200 मिल रहे हैं पर बिटकॉइन, मैं बेच सकता हूं, राइट। अब ये आगे जो करना है वो ट्रेडर का दिमाग है, और किस तरह आप देखोगे सिचुएशन को, समझोगे, और किस तरह ट्रेडर अपनी आपको पोजीशन बना रहा है, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जितने भी मैं हैरान हूं कि आपके अंदर एक टीचर है पंकज, मतलब जिस एनालॉजी से सिखाया है, क्योंकि मैं और प्रणव यही करते हैं एक्चुअली दिन रात। तो हमें काफी दिनों बाद एक ऐसा गेस्ट मिला यार, लिटरली जिसकी एनालॉजीज बड़ी करेक्ट है। बहुत ही मजेदार तरीके से आपने समझाया। बट मैं एक चीज ऑफ कोर्स जो आपने पॉइंट आउट की थी अपने पिछले वाले पॉइंट में, कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मेक 80% ऑफ ऑल द ट्रेडिंग वॉल्यूम, या फिर उससे भी ज्यादा होगा इन ऑल द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडेड। तो बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग को मेन स्ट्रीम लाना है क्रिप्टो में, बिकॉज क्रिप्टो इज अ एसेट क्लास, इसको कभी ना कभी मेन स्ट्रीम ट्रेडिंग में लाना ही पड़ेगा यूटिलिटी वगैरह के अलावा। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज अ रियलिटी दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट। दैट्स हाउ मेन स्ट्रीम अडॉप्शन कम्स थ्रू। पर एक चीज जो इसके अंदर फॉर श्योर विच इज समथिंग टू क्वेश्चन अबाउट इज ये है कि जैसे आपने बताया आम की चटनी, या उसके बाद जो कॉटन की ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती थी मुंबई के अंदर इन द पास्ट, और आजकल स्टॉक्स की पर्टिकुलरली निफ्टी वगैरह की जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग होती है, ये सबको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली इनका इतना मार्केट कैप इतना ज्यादा है, इनका स्कोप इतना ज्यादा है कि इनको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। इसीलिए कोई फ्यूचर्स या ऑप्शंस का ट्रेड लेके
मैनिपुलेट करके एकदम से धड़ल्ले से 40% नीचे नहीं गिरा सकता स्टॉक को, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टिल कंसिडर्ड लाइक रिस्क फ्री। मतलब आपका बेसिकली इंटेलिजेंस एंड नॉलेज है, उसके हिसाब से आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पैसे बना सकते हो, पर उसके अलावा कोई फ्रॉडुलेंट सर्कुलर ट्रेडिंग और इस तरह की चीजें नहीं हो सकती जिसके कारण थिंग्स कैन गो रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो में अभी भी कुछ मैनिपुलेशंस इन द मार्केट आर सीन इन सर्टेन एसेट क्लासेस। सो डेल्टा एक्सचेंज कैसे मेक श्योर करता है कि आप करेक्ट तरह के एसेट क्लास को लिस्ट करो, आप कैसे मेक श्योर करते हो कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है, और कैसे कस्टमर प्रोटेक्शन इंश्योर करते हो डिस्पाइट ऑल द वार्निंग दैट यू गिव, बिकॉज आई सी दैट द लेवरेज दैट यू गाइज ऑफर इज बिटवीन 10x to 100x, which is really high. हाँ, तो 3 चीजें आपने बोली, मैनिपुलेशन, कस्टमर प्रोटेक्शन और लेवरेज, राइट। अब मैं एक एक करके इनको लेता हूँ। कस्टमर प्रोटेक्शन पे पहले बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने कहा था हम तो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही डील करते हैं, राइट। और आपने खुद ही कहा अपने सवाल में कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो मार्केट्स बड़े होते हैं और लिक्विड होते हैं, तो मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट होता है। देखिए, मैनिपुलेशन जब होता है ना, तो टिपिकली मैनिपुलेट उस चीज को, मैनिपुलेशन क्या होता है कि जो फेयर प्राइस नहीं है उससे आपने ज्यादा इधर उधर प्राइस को डाइवर्स करा दिया, राइट। तो जब भी कोई चीज लिक्विड नहीं होगी ना, तब उसको मैनिपुलेट करना आसान होगा। जैसे आपको याद है कि 2018 में बिटकॉइन का प्राइस शायद 12,000 से 13,000 एक रात में पहुंच गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई अगर जैसे घरों में होता है, प्राइजेस जो होते हैं मार्केट में, जैसे अपने मोहल्ले में हम बात करते हैं कि मेरा घर इतना है, बायर नहीं है, पर अगर कोई आएगा तो मैं इतने में ही बेचूंगा। फिर किसी को अगर बेचना पड़ता है क्योंकि उनको पैसे की नीड होती है, तो उनको वो प्राइस नहीं मिल पाता। तो ये मार्केट इलिक्विड है, तो प्राइस की डिस्कवरी सही नहीं है, राइट। तो जब आपकी डिमांड रह गई और सप्लाई है नहीं मार्केट में, तो प्राइस डिस्कवर नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ बाइंग हो सकती है, सेलिंग हो ही नहीं सकती, उनमें तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है ऐसा, क्योंकि सेलर है नहीं। अब बाय करना है तो ऊपर चढ़ के ही बाय करना पड़ेगा, राइट। तो उनमें प्राइस वोलेटाइल हो जाता है, और फिर वो जानबूझ के किसी ने वोलेटाइल किया। जैसे हम बात करते हैं पंप एंड डंप की, वहां क्या मतलब है, पंप एंड डंप का क्या मतलब है, पहले खुद बाय किया और बेचा नहीं क्योंकि कॉर्नर कर लिया था, और फिर एकदम से निकाल दिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो मतलब जो स्पॉट में ये सब करा जा सकता है। फ्यूचर में तो क्या है, आप दोनों चीज कर सकते हो, बाय और सेल दोनों कर सकते हो विदाउट ओनिंग। तो फ्यूचर तो एक्चुअली मार्केट की वोलेटिलिटी कम करता है, क्योंकि देखो, अगर आपके पास बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं होता और सारे जो इनके पास है उन्होंने बेचने से मना कर दिया, तो प्राइस ऊपर ही जा सकता है, फिर नीचे आ ही नहीं सकता, राइट। पर अगर फ्यूचर है और आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो महंगा चल रहा है यार, फेयर वैल्यू से मैं जाके शॉर्ट कर देता हूं, तो फिर वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेगा और फेयर वैल्यू की तरफ डाइवर्ट लेके आएगा चीज को। आप जाके अगर 2018 के आर्टिकल्स देखोगे बिटकॉइन के ऊपर, तो बिल गेट्स और ये सब बोल रहे थे कि अगर हमें शॉर्ट करने का इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो हम शॉर्ट कर देंगे बिटकॉइन को, जब 20,000 पहुंच गया था तब। और देखिए 20,000 लास्ट ईयर फिर से वापस 20,000 के आसपास है, तो उस टाइम के हिसाब से वो ओवर वैल्यूड था 20,000 पे। तो इसीलिए बोल रहे थे कि शॉर्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ये लिक्विड नहीं है। तो पहली चीज हमने ये करी कि मैनिपुलेशन ज्यादातर इलिक्विड में होता है और स्पॉट में होता है। जहां पे प्रोडक्ट्स लिक्विड होते हैं वहां पे मैनिपुलेशन का चांस कम होता है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं हो सकता, लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइमरी है। पर आप ये तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के मार्केट बड़े हैं और ज्यादा लिक्विड होते हैं स्पॉट से। तो हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए? हम एक तो पहले सेलेक्ट टोकन ही लिस्ट करते हैं, राइट। जो बड़े टोकन है हम सिर्फ उन्हीं को लिस्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप वो बड़े छोटे नए टोकन में आप फ्यूचर लिस्ट करेंगे जहां पे स्पॉट में लिक्विडिटी नहीं है, वहां पे प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ सकती है। तो ये कुछ हम टेस्ट रन करते हैं कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं है, राइट। ये इसके स्पॉट मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं है, इसमें इनफ स्पॉट मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि इसका फ्यूचर ढंग से ट्रेड हो पाए। उसके बाद वो स्पॉट अगर कुछ चंद लोगों के पास है ना, तो भी वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है फ्यूचर चलाने के लिए, क्योंकि वो स्पॉट का प्राइस डाइवर्ज होएगा तो फ्यूचर का भी डाइवर्ज हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई 27 थोड़े से लोगों के पास 5% लोगों के पास 70% स्टॉक है, तो वो रिस्की है, क्योंकि वो 5% आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। तो वो आपको अवॉइड करना है। तो ये हम टेस्ट करते हैं कि फ्यूचर किसी भी चीज के ऊपर लिस्ट करने से पहले उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अच्छी हो, उसका मार्केट कैप अच्छा हो, उसकी स्पॉट ट्रेडिंग अच्छे वेन्यूज पे हो रही हो। अच्छे वेन्यूज यानी बड़े लिक्विड वेन्यूज जहां पे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। किसी छोटी सी जगह स्पॉट ट्रेडिंग हो रही है जहां पे पार्टिसिपेंट्स को एक्सेस ही नहीं है, तो वो प्राइस रियल और डिटरमिनिस्टिक नहीं है,
यानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या सही प्राइस नहीं है, उसके चांसेस हैं। तो ये सब हम टेस्ट करते हैं बिफोर लिस्टिंग किसी भी चीज पे फ्यूचर। उसके बाद लिमिट्स होती हैं, आप ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी पोजीशन खोल सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉइन की सप्लाई 1 मिलियन की है और आपने 50 मिलियन यूनिट्स की शॉर्ट पोजीशन खोल दी, तो वो कैसे पे ऑफ होंगी, राइट? गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें ये लिमिट होती है कि भाई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कितनी अलाउड है, इंडिविजुअल ट्रेडर वाइज पोजीशन लिमिट कितनी अलाउड है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज पोजीशन लिमिट कितनी अलाउड है। कि भाई आपके यहाँ ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो गई कि प्राइस लिया। ऐसा भी एक इंसिडेंस क्रिप्टो में हो चुका है 2019 में, आई थिंक मैटिक पे हुआ था, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस पे। तो बाइनेंस को हुआ था, मैं तब मैटिक में ही था। अच्छा, हाँ। तो ये लिमिट होनी चाहिए कि भाई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज पोजीशन लिमिट कितनी है, आपके यहाँ एक ट्रेडर कितनी लिमिट ले सकता है और बड़े ट्रेडर सारे ट्रेडर मिलके कितनी लिमिट ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इस पे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे अपनी पोजीशन, आपकी रिस्क बढ़ती जाएगी। तो जब प्राइस हिलेगा और बड़ी पोजीशन लिक्विडेट होगी तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा लिक्विडेट करने के लिए, है ना? तो लेवरेज छोटी पोजीशन पे ज्यादा हो सकता है, पर बड़ी पोजीशन पे ज्यादा लेवरेज कम हो जाता है अपने आप। जैसे आप हमारे यहाँ देखोगे, आप 3 बिटकॉइन से ऊपर पोजीशन लोगे, आपको लेवरेज नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, वो अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। छोटी पोजीशन है, चलो आप लेवरेज दे सकते हो। पर बड़ी पोजीशन, जैसे जैसे आप पोजीशन स्केल करोगे, वहां पे आपको मार्जिन स्केलिंग वो कहते हैं इसको, कि मार्जिन भी बढ़ता जाएगा। बड़ी पोजीशन ज्यादा मार्जिन पूरी पोजीशन के ऊपर, तो लेवरेज कम हो जाएगा। तो वो लेवरेज आपकी बहुत बड़ी पोजीशन होगी तो वो सिर्फ 2x या 3x पे आ जाएगा लेवरेज, और उसमें भी एक मैक्सिमम लिमिट है जो आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें हम बना के रखते हैं जिससे कि मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट वॉलेटाइल ना हो, जिससे कि ये हो कि कस्टमर्स प्रोटेक्टेड रहें। तो कुछ हेडलाइन नंबर हैं वो ठीक है। अच्छा, और जो जैसे अब ऑप्शन है, अब बिटकॉइन किसी भी चीज पे कोई भी इंश्योरेंस, हमने कहा था ना ऑप्शन इंश्योरेंस है, तो किसी भी चीज पे कोई भी इंश्योरेंस की तो एक थ्योरेटिकल सीलिंग होगी ना। मान लीजिए आपको मैं कोई भी चीज पे इंश्योरेंस दे रहा हूं, तो आप उस चीज की वैल्यू से ज्यादा तो कभी पैसा दोगे ही नहीं ना। भाई आज मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास ये कार है, इसकी 50 लाख की गाड़ी है, ये है, उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट 60 लाख है, तो आप कहोगे ना यार, मतलब मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा, अगर टूट भी क्या होगा, टक्कर लगेगी पूरी टूट जाएगी, राइट? तो हमेशा उसका प्रीमियम जो होता है उसकी सीलिंग होती है, 5-10% से ज्यादा तो वो जाता ही नहीं है, क्योंकि फिर कस्टमर पे ही नहीं करेगा। तो 20 लाख की गाड़ी के लिए आप 2 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस तो नहीं देना चाहोगे ना। तो अब वो अगर मैं इंश्योरेंस देखता हूं तो वो प्रीमियम जो आया 20 लाख की गाड़ी पे 2 लाख का, तो अगर मैंने लेवरेज कैसे कैलकुलेट किया, अब ये इंश्योरेंस किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, जिसने खरीदा उसने 2 लाख रुपए दिए, जिसने बेचा वो आज 20 लाख तो नहीं लाके रखेगा, किसी थर्ड पार्टी को बीच में लगाएंगे कि भाई देखना कि भाई जब अगर एक्चुअली इंश्योरेंस का क्लेम आया तो पैसा मिले, तो वो कुछ पैसा लाके रखेगा, है ना, कि भाई क्लेम आ जाएगा 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 20 का आ सकता है, उससे ज्यादा कैसे क्लेम आएगा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई जो खरीद रहा है वो 2 लाख रख देता है और जो बेच रहा है वो 4 लाख रख देता है, कि 4-5 लाख का हमने देखा है कि क्लेम आता है, तो अब ये रखे 4 लाख पर ऑब्लिगेशन 20 की हो सकती है, तो लेवरेज यहाँ पे सोचने में हो गया कितना, 5 गुना, 5x। पर ये काफी कंजर्वेटिव है, राइट? तो ऑप्शंस तो बाय नेचर ये प्रोडक्ट्स बाय नेचर ही लेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर आपका तो अपन ने तो चालू ऐसे किया था ना कि हम रिस्क मैनेजमेंट से जाएंगे, राइट? हम तो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, हम प्रोटेक्शन खरीद रहे हैं। जैसे हम वो फार्मर वाले एग्जांपल पे भी चलें, अगर फार्मर कहता है कि भाई मैं अपनी सेल का प्राइस लॉक कर देता हूं 10,000 में, यानी 1 महीने बाद मुझे 10,000 मिलेगा, तो आज तो कुछ पैसा एक्सचेंज हुआ ही नहीं ना। तो जब आप फ्यूचर या ऑप्शन में पोजीशन लेते हैं तो आज पैसा एक्सचेंज नहीं होता, पैसा तो नाम नहीं है कि फ्यूचर में एक्सचेंज होगा। आज तो आप एक सिक्योरिटी रख देते हो कि भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करोगे, उसकी क्या गारंटी है, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो वो सिक्योरिटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की से 10% हो गई या कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की 20% हो गई, और उसकी मार्जिन को, पोजीशन साइज को मार्जिन से डिवाइड करेंगे तो उसको लेवरेज बोलते हैं। तो अब ये जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा आप सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ाओगे क्योंकि रिस्क बढ़ रही है। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगी आप लेवरेज को कम करते जाओगे, और ये हमारे सिस्टम में आप करके देखोगे, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है आपको लेवरेज कम होना ऑफर शुरू हो जाता है। Right. और भी इसमें काफी सारी चीजें जाती हैं, पर हाँ अगर मैं हाई लेवल पे यहीं रोकूं, इस पे तो पूरा एक दिन निकल जाएगा, क्योंकि इतने पूरा एक सारे दिन checks निकल and जाएगा। balances हैं। राइट, राइट। हाँ, तो पंकज, मुझे याद है कि हमने 2018 में तो ग्लोबल एक्सचेंज शुरू करी थी।
तो हमने अभी जो ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक जो पोर्टल शुरू किया है, इंडिया के लिए जो स्पेसिफिक एक्सचेंज शुरू करी है, क्या हाइलाइट्स हैं इसकी? मतलब क्या हम अभी रिसेंटली जो मैंने एक ट्वीट देखा था वेयर यू हैड सेड कि नाउ यू आर आल्सो एफआईयू कंप्लायंट आल्सो। यस, सो जैसे बाकी स्पॉट एक्सचेंजेस हैं कंट्री में वो एफआईयू कंप्लायंट है, तो यू आर आल्सो एफआईयू कंप्लायंट। और या एक जो कंट्री के अंदर एक डिबेट छिड़ी थी पीछे, उसको मैं चाहूंगा कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आई वांट टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर्स के ऊपर जो इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं 30% वो जो टैक्स है या 1% टीडीएस है, वो लागू नहीं होता। तो इस पे काफी सारी डिबेट हुई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा हुई। सिंस यू आर इनटू प्योरली इनटू अ डेरिवेटिव एक्सचेंज, व्हाट इज योर टेक? आपके लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि जो टैक्स है वो लागू नहीं होता है फ्यूचर्स पे की ट्रेडिंग पे, और 1% टीडीएस के बारे में, और एफआईयू कंप्लायंस पे भी जरा बताइए। हाँ, तो हमारे हम एफआईयू कंप्लायंट हैं, तो हमने एक इंडिया में आके एक एंटिटी खोली है। हमारी एक ग्लोबल एक्सचेंज है, पर हमने इंडिया के लिए डेडिकेटेड एक्सचेंज खोली है, क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में भी काफ़ी बड़ी मार्केट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, और इंडियन ट्रेडर्स को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोडक्ट की। पर यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी दूसरे हैं, तो इसको तो प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ये। और दूसरा इसमें ये भी है कि अगर आपको इंडियन कस्टमर्स को केटर करना है, तो उनके दूसरे भी बहुत चैलेंजेस हैं कि कहाँ से वो क्रिप्टो खरीदेंगे, क्रिप्टो कैसे लाएंगे। तो हमने एक फ्रेश स्टार्ट करी कि एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करते हैं कि इंडियन कस्टमर के हिसाब से इंडियन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया इंडिया के लिए, जो इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है, इंडियन अथॉरिटीज के साथ एफआईयू रजिस्टर्ड है। वहीं पे अब हम इंडियन कस्टमर्स को केटर करते हैं कि भाई इंडियन कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड इंडियन हब है, ठीक है। एफआईयू के साथ हम रजिस्टर्ड हैं और कंप्लीटली कंप्लायंट हैं विद ऑल द गाइडलाइंस दैट आर प्रोवाइडेड। फिर हमने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे जो दूसरे चैलेंजेस हैं, लोगों को क्रिप्टो का एक्सेस नहीं मिल रहा है, क्रिप्टो में यूएसडीटी का प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, क्रिप्टो में दूसरे रिस्क हैं लोगों के कि बाहर पैसा चला जाएगा इंडिया के, वो आरबीआई और इन सब की भी कंसर्न हो सकती है। तो हमने कहा देखो एक काम करते हैं, इस एक्सचेंज पे हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कराने हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आईएनआर डिपॉजिट, आईएनआर विड्रॉल रखेंगे, क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल होगा ही नहीं। सारा पैसा सारे पार्टिसिपेंट्स का आईएनआर में ही रहेगा, आईएनआर में रहेगा, बैंक से आएगा, बैंक से ही जाएगा। तो आप अपना आते हैं, केवाईसी करते हैं, आपका केवाईसी एएमएल होता है, आपका अकाउंट रेडी हो जाता है, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं जो आपके नाम पे होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट से आप सीधे हमारे जो कस्टडी अकाउंट है उसमें पैसा भेजते हैं। तो हमारे बैंक के साथ कस्टडी अकाउंट है, सारा पैसा इंडिया में रहता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रहता है, कंप्लीटली ट्रेसेबल रहता है। और इसमें जो क्रिप्टो की कस्टडी रिस्क है वो भी निकल गई, क्योंकि क्रिप्टो तो है ही नहीं। भाई आम वाले एग्जांपल पे चलते हैं, जो आम का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें आम तो आए नहीं, वो तो 1 महीने बाद आएंगे, है ना। तो इसका मतलब काम तो पूरा बगैर आम के भी हो ही सकता था। तो हमने वही किया है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो तो है ही नहीं, सिर्फ आईएनआर में ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस सेटल करने वाले हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ना क्रिप्टो डिपॉजिट है, ना क्रिप्टो विड्रॉल है, कस्टडी का कोई जो आपका बैंक में रहता है पैसा, ऐसा कोई कस्टडी रिस्क नहीं है कि क्रिप्टो था और वो कहीं और कुछ हो गया। सारा का सारा पैसा बैंक में रहता है, इंडियन कंपनी है, एफआईयू रजिस्टर्ड है, पूरा ट्रेसेबल मामला है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सब यही है, और पूरा उस हिसाब से सिस्टम बनाया है इंडियन कस्टमर के हिसाब से कि उनको कोई दिक्कत ना हो इसमें। आपको जब अपनी फाइलिंग वगैरह भी करनी होगी, आपका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सारा का सारा आपका बैंकिंग में क्लियरली विजिबल है, सबका सब आपका बैंक तो पूरा डिजिटल है और सब ट्रेसेबल है। तो ये पूरा क्लीन है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कि टैक्स का क्या एंगल है। देखिए 2 टैक्सेस आए इंडिया में, 1% टीडीएस ऑन वीडीए एक्सचेंज, 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट्स मेड, राइट। प्रॉफिट। इन दोनों को मिला के बोला वीडीए टैक्स, है ना। अब ये पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री है, जब जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसके ऊपर टैक्सेस आएंगे, ये तो पार्ट ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये कोई बुरी चीज नहीं है। पर आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज तो ये है ना कि 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज अ मार्कर, कि भाई कहाँ पे वीडीए एक्सचेंज हुआ ये ट्रैक कर पाए गवर्नमेंट, राइट। और एटलीस्ट हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। पर ये तब होता है जब आप एक्चुअल वीडीए को सेल करते हैं या उसके अगेंस्ट कोई और कंसिडरेशन आती है। बेसिकली जब आप वीडीए सेल करते हैं, यानी क्रिप्टो सेल करते हैं, तो जब आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आप तो वीडीए को हाथ ही नहीं लगा रहे, राइट। आप तो आईएनआर में सारा काम कर रहे हैं।
जैसे हमारे आम वाले एग्जाम्पल में अगर हम ये कहें कि आम की जब फाइनल बिक्री होगी तो सेल्स टैक्स लगेगा, क्योंकि भाई आम बेचे आपने 10,000 में, आपने तो आज ही प्राइस ही लॉक किया है ना, इनवॉइस तो आप बाद में ही जनरेट करोगे, तो सेल्स टैक्स आप अभी थोड़ी लगा दोगे, जब वहां पे फाइनल ट्रांजेक्शन हो जाए तब लगाओगे, राइट। अब ये लाइक बिल्कुल सेम नहीं है पर सिमिलर है कि वीडीए का जब एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो वीडीए सेल ही नहीं हुआ, तो वीडीए सेल ही नहीं हुआ तो 1% वीडीए का टैक्स नहीं आता है। इसी तरह जो वीडीए प्रॉफिट्स हैं, आपने वीडीए की बाइंग सेलिंग से कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है यहाँ पे, राइट, तो वो वाला 30% टैक्स भी नहीं आता। पर क्या इसका मतलब है कि टैक्सेस नहीं है? नहीं, टैक्सेस हैं। ये अंडरस्टैंडिंग गलत है कि टैक्सेस नहीं है, और ना ही मैं ये बोल रहा हूं कि टैक्सेस नहीं है ना, टैक्सेस हैं। आपने इनकम तो बनाई है ना, हाँ, आपने ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अगर बनाया है तो आपकी नेट प्रॉफिट नेट लॉस करके जो नेट प्रॉफिट बना है आपका, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करिए। पर ये नॉर्मल जो आपकी कोई भी इनकम टैक्स का नाम ही इनकम टैक्स है, इनकम हो गई तो टैक्स लगेगा, तो इनकम तो हुई ना, आपने रुपए में इनकम बनाई तो वो इनकम पे टैक्स लगेगा। और अब वो कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो आपके स्लैब्स और उस सब में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और अगेन ये मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए हमने अपने लोगों से बात करी है, हमने अपनी लीगल ओपिनियंस ली हैं, हमने अपनी टैक्स ओपिनियंस ली, हमने अपना सारा काम किया है, पर अल्टीमेटली मेरी बात सुन के आप अपना डिसीजन मत बनाइए। आपको बनाना है अपना डिसीजन अपने टैक्स एडवाइजर से बात करके, राइट। मैं आपको सिर्फ हमारी नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो और ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे रिसर्च नहीं करा, हमने यहाँ पे काम किया है, पर हाँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। तो ये है यहाँ पे, और कॉन्सेप्चुअली मैंने जो आपको समझाया कि ये क्या है रीजंस कि भाई 1% टीडीएस अगर नहीं है तो क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्या है स्पेशल है? स्पेशल ये है कि आपका वीडीए सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडीए है ही नहीं आपके। अगर आप ढंग से देखोगे जो आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो बिटकॉइन और ईथर का, उसमें बिटकॉइन तो एसेट नहीं है, वो तो एक इंडेक्स की तरह लिया हुआ है, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी कोई एसेट तो नहीं है ना, फिजिकल एसेट। निफ्टी आपके पास, निफ्टी डीमैट अकाउंट में नहीं आ सकता, निफ्टी के ऊपर ईटीएफ आ सकता है, निफ्टी नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो एक कॉम्पोजिशन है, एक आइडिया है। तो इसी तरह बिटकॉइन इंडेक्स जिसके आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, वो एक बिटकॉइन का इंडेक्स प्राइस है, और तो वहां पे कोई एक्चुअल वीडीए बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, तो वीडीए से रिलेटेड दोनों टैक्सेस नहीं आते, पर दूसरे टैक्सेस आते हैं जो आपके नॉर्मल इनकम टैक्स है। तो पंकज, इसका मतलब जो प्रणव से भी बैक स्टेज में बात भी चल रही थी, तो प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में प्रणव पूछ रहा था। प्रणव, व्हाट वाज योर मेजर कंसर्न अबाउट प्रूफ ऑफ रिजर्व? नहीं, बेसिकली अगर एक्सचेंज कस्टडी करता है क्रिप्टो की, तो उसको बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड विद एफटीएक्स कि उन्होंने साइफन किए थे फंड्स, बेसिकली लोगों से यूएस डॉलर्स ले लिए थे, और फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे दिखाया था वाज नॉट एक्चुअली व्हाट दे हैड इन द बैंक। दैट इज व्हाई बाइनेंस और बड़ी बड़ी ओकेएक्स और इन सब एक्सचेंजेस ने मिलके एक पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसा कोई कंप्लायंस तो है नहीं ग्लोबल कंप्लायंस एक्सचेंजेस पे, तो उन्होंने मिलके एक कंसोर्टियम में एक अपने हिसाब से एक प्रूफ ऑफ रिजर्व नाम की चीज निकाली थी, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया। पर उसका एक टीएलडीआर ये होगा कि बेसिकली हर एक्सचेंज को अपनी एक रिजर्व कितना है उसके पास वर्सेस कितना उसने कस्टमर से लिया हुआ है, इसकी एक पूरी बैलेंस शीट लाइव दिखाते रहनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी लाइव ऑल द टाइम टू मेक श्योर दैट देयर इज नो बिग आर्बिट्राज बिटवीन जो आपने लिया है कस्टमर से और जितना आपके पास रिजर्व के अंदर है। बट ऑप्शंस और फ्यूचर्स एक्सचेंज के अंदर बिकॉज देयर इज नो मतलब ये खुद कलेक्ट नहीं करते, कस्टडी करते हैं यूएसडीसी यूएसडीटी की, देन आई डोंट थिंक प्रूफ ऑफ रिजर्व कॉन्सेप्ट ही निकल जाता है ना, क्योंकि यहाँ वहां क्या इशू था कि वो लोगों का क्रिप्टो दिखा रहे थे, वो पीछे उतना क्रिप्टो था ही नहीं और यूनिट्स चेंज हो गई थी। यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप जब आएंगे डेल्टा पे और अपना अकाउंट में ऐड करेंगे, तो आप अपने अकाउंट से पैसा भेजेंगे और आपका एक वर्चुअल अकाउंट नंबर बनेगा। आप उस वर्चुअल अकाउंट नंबर में जो हम हमारे बैंक के साथ है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड जब आप वैन कहते हैं ना, जैसे वर्चुअल अकाउंट नंबर, तो वो तो आपके बिहाफ पे एक अकाउंट नंबर बना है, उसमें आपका बैलेंस दिख रहा है, उसका नंबर वगैरह सब है। आप बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए जैसे आप अपने दोस्तों वगैरह का करते हैं, और अगली बार डिपॉजिट करने के लिए आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं से डिपॉजिट कर सकते हैं। और आईएमपीएस है, इमीडिएट होता है। और मैं इंडियन एक्सचेंज से फॉरेन एक्सचेंज में अपने फंड्स को ट्रैवल करा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि डेल्टा एक इंडियन एक्सचेंज भी है, डेल्टा का एक ग्लोबल एक्सचेंज भी है। कोई लिंक ही नहीं है, दोनों में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, कोई मूवमेंट वहां पे पॉसिबल नहीं है, फंड्स का, पोजीशंस का, किसी भी चीज का। ओके, राइट। और पूरी इंडिया में सारी जो डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज, इंडियन वेंडर्स, इंडियन एडब्ल्यूएस, ये सब उस तरह बना हुआ है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ही अलग है।
अच्छा, सो यू हैव बेसिकली इंश्योर्ड के जो भी कंप्लायंस के क्राइटेरियाज हैं, जो इंडिया में कोई एंटिटी अगर ऑपरेट कर रही है, तो आज उसकी चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो एक्सचेंजेस तो है ही ना, जो ऑपरेट कर रही हैं ऑलरेडी, ट्रेडफाई में भी कर रही हैं। जैसे हाँ ज़ीरोधा वगैरह भी ब्रोकर्स हैं, वो भी डील कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में। तो जो कंप्लायंस उनके, यू हैव एन्श्योर्ड दैट यू आर ट्राइंग टू फॉलो दोज़ सेम हाँ स्टैंडर्ड्स। हाँ, काफी कुछ। और काफी कुछ क्या मतलब, ये सारे जो जो नहीं भी हैं, पर जो हमने देखा है इंडस्ट्री में रह के हुँ, सीखा है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे पोजीशन लिमिट्स मैंने बताया, अभी हमें किसी ने कहा तो नहीं है ये लगाइए, पर हमने लगा रखी, जो हमें पता है कि ये सब इश्यूज हो सकते हैं इसमें। जैसे इंडेक्स प्राइस कहाँ से लिया जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे, हुँ, और कैसे बनेगा, लिक्विड जगह से आना चाहिए, लिक्विड जगह से नहीं आ सकता। तो ये सब ये सब एक साइंस चलती है इसके पीछे भी। और हुँ, इसमें भी आपको ये सब चीज़ों का टेकिंग केयर है। और ये सारी चीज़ें आपको साइट पे दी भी हुई हैं बहुत क्लियरली। आप हमारे फुटर में जाके देखेंगे, वहाँ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब हुँ। वहाँ पे काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है। पंकज, मैं किसी ना एक्सचेंज का नाम तो नहीं ले रहा, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोगों को ना ये कन्वीनिएंट लगता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज पे जाके फ्यूचर्स करें, तो एक तो ट्रैक नहीं होता, वहाँ केवाईसी नहीं होता और वो नहीं होता। एक तो ये इंसेंटिव है। अ, मेरा ये सवाल है कि कोई भी एक्सचेंज जो रेगुलेटेड नहीं है, राइट, और कहीं ऑफशोर है, किस तरीके की फ्यूचर्स में मैनिपुलेशन हो सकती है, जो लोगों को पता भी नहीं लगता है, और वो उनको फिगर आउट करने, जब तक वो फिगर आउट करते हैं, लॉसेस हो चुके होते हैं। कौन सी वो चीजें जिनका आपको लगता है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि यू नेम इट, पर आपके हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं, बैड प्रैक्टिसेस जो हैं, जिनका यूजर्स को नहीं पता है? देखिए, अगर आप केवाईसी एएमएल अवॉइड कर रहे हैं, तो वो तो इतना अच्छा प्रोसेस है नहीं, क्योंकि आप कभी कुछ हो भी गया तो मतलब आप कैसे प्रूव करोगे कि यह आपका था, है हम्म, ना? तो कैसे आप उसमें करोगे? तो हमें तो शुरू से ही ये लगता है कि केवाईसी एएमएल तो बेसिक्स हम्म, हैं, ये करने चाहिए, और हमने शुरू से ही किया है। और जैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर इतने अच्छे आ गए हैं, जैसे हमारे इंडिया में आपको 5 मिनट लगेगा केवाईसी करने में, और आपका हम्म, आधार पैन खट से हो जाएगा, और वहाँ सब कुछ लिंक्ड है। तो वो काफ़ी अच्छा है, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो ये तो देखिए, अब कुछ कुछ होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स, डेक्स पे भी हैं, ये भी हैं। और हम काफी सुनते हैं कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी ने लिखा, अब कस्टमर हम्म, कहाँ जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा और समझेगा कि इसमें हम्म, क्या फ्लॉ हो सकता है, राइट? और उसमें फिर ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि लोग नहीं होते, अनोनिमस होते हैं, काफी सारी चीजें। सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, पर कुछ लोग तो हमने देखे हैं, ऐसे केसेस क्रिप्टो में निकले हैं। तो आप अगर किसी को कोई चीजें ध्यान रखनी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि भाई कोई नया प्लेटफॉर्म आया, और जिस पे आपको कुछ बहुत ज्यादा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एयर ड्रॉप्स वगैरह दिख रहे हैं, और लूज प्रैक्टिसेस हैं, टीम का पता नहीं है, कौन इन्वेस्टर्स हैं पता नहीं है, लोग कैसे इनको हम्म, ट्रैक करेंगे, वो सब थोड़ा कुछ आइडिया नहीं है। तो वो थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं। कोई भी आदमी अगर बिजनेस बना रहा है, तो इसी एंगल से बनाना चाहेगा कि 10 साल 20 साल लगे, पर एक लंबी चीज बने जिसको कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड हो, राइट? तो एक लॉन्ग टर्म, जैसे हम बना रहे हैं बिजनेस, तो हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक लॉन्ग टर्म व्यू है, कि हमें ये दिखता है कि इंडस्ट्री ग्रो होएगी। अब ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें रोजी नहीं होती हैं डे वन पे। धीरे धीरे चीजें बनती जाती हैं, ग्रो होती जाती हैं, सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं, कंप्लायंस आता जाता है। वो एक जर्नी है। और वो हम्म, जर्नी हम लोग लेने को रेडी हैं और कर रहे हैं। पर आज का जो सवाल था कि कैसे कस्टमर्स इन पिटफॉल्स को अवॉइड करें, यूजुअली ये जो तेजी से कुछ रिवॉर्ड्स बनाने का तरीका है, ये थोड़ा सा रिस्की होता हाँ, हाँ, है। और यू नो हम्म, आप आप मतलब आप अपने पैसे से रिस्पॉन्सिबल होइए, है ना? हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग मेरे पास सवाल आता है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कैसे सोचें। कि सबसे पहले तो ये सोचो कि ये पैसा आपने मुश्किल से कमाया है, तो ऐसा है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, राइट? आप चाहे उसको किसी के हाथ में दे रहे हैं, चाहे लेवरेज ले रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल विद योर मनी। और फिर वहां से आप देखिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना पोजीशन बनाना चाहते हैं। हम्म, और वो अपने आप एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसका।
प्रकाश, इस पे मैं लार्जली यही कहूंगा कि रेड फ्लैग्स यूजुअली ऑब्वियस होते हैं, हम ओवरलुक कर देते हैं, तो नहीं, आई ये थोड़ा अंडरस्टैंड। राइट। तो पर एक और इसी के हाँ, अंदर एक और बाइंडेड क्वेश्चन था कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो इंडियन वॉल्यूम है, क्रिप्टो वॉल्यूम है, वो मोर टुवर्ड्स ग्लोबल एक्सचेंजेस जा रहा है बिकॉज ऑफ टैक्स इक्वेशन प्रॉब्लम, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। बट अदर देन दैट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? सो यू विल, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बहुत बड़ा स्प्रेड मिल जाएगा अगर आप बीटीसी खरीद रहे हो तो। उसको ऐसे बहुत गंदे टर्म में मसाला प्रीमियम बोलते हैं इफ यू डोंट माइंड। बट बेसिकली आप इंडिया में अगर ट्रेड कर रहे हो तो देयर आर ऑफ कोर्स शॉर्टफॉल्स एंड शॉर्टकमिंग्स बिकॉज उतना वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो हाउ डू यू कन्विंस, मतलब व्हाट आर द रीजंस व्हाई लोगों को डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना चाहिए, या फिर कोई इंडियन एफआईयू कंप्लायंट एक्सचेंज के ऊपर लाइक यू नो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस परस्यू करना चाहिए ओवर गोइंग टुवर्ड समथिंग मच मोर ग्लोबल जिसका एफआईयू कंप्लायंस नहीं है, जैसे बाइनेंस या ओकेएक्स, पर उनके पास वॉल्यूम ज्यादा है और इसलिए लाइक यू नो देयर इज अ मोर प्रॉफिट ओवर देयर, क्योंकि उनको वो प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। सो तो बेसिकली देखिए, प्रणव ने एक तरीके से ये बोला कि सेल इट टू मी। हाँ, तो अच्छा सवाल है। इट ऑल्सो गिव्स मी, मुझे भी अपॉर्चुनिटी देता है अपने पॉइंट्स बताने के लिए। तो देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, राइट? अगर आप हमारी फीस देखेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द मार्केट है, ग्लोबल से भी कंपेयर कर लीजिए आप, है ना? एफआईयू कंप्लायंट है। अगर दूसरे एक्सचेंजेस में जैसे आपने देखा ही था, अभी इशू हो गया था कि वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई थी। अब सडनली वेबसाइट ब्लॉक हो गई, आपकी पोजीशन है, आप फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे पोजीशन मैनेज करनी है, वो काफी दिक्कत वाला काम हो सकता है। अब आते हैं लिक्विडिटी, ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे एक्सचेंज पे आपको इंडिया में हम रोज $300 मिलियन का या करीबन 2400-2500 करोड़ का वॉल्यूम कर रहे हैं डेली का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पुट टुगेदर। अगर आप फ्यूचर्स की बुक्स देखेंगे तो वो $0.50 $1 टाइट है और काफी अच्छी लिक्विडिटी है। आप आराम से उसमें 1-2 मिलियन का ट्रेड मार सकते हैं, ज्यादा स्लिपेज भी नहीं आएगा आपको। तो वहां पे काफी लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो काफी एक अच्छी चीज है, आपको दिख जाएगा कि मार्केट काफी फ्रिक्वेंटली चल रहा है। ऑप्शंस में हमारे करीबन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पुट टुगेदर 300 के आसपास है। ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो 150 मिलियन 100-150 मिलियन दिन का ट्रेड हो रहा है इंडिया एक्सचेंज पे। तो वो करीबन 1200-1300 करोड़ हो जाता है। तो लिक्विडिटी अच्छी है। और ऑप्शंस में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास 1 डे ऑप्शन, 2 डे ऑप्शन, 3 डे ऑप्शंस हैं, जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनकी लिक्विडिटी हमारे पास ग्लोबली बेस्ट है। हमने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि आपको लिक्विडिटी नेटिवली इंडिया में बनानी पड़ेगी। आप ऐसे बाहर से लिक्विडिटी सोर्स नहीं कर सकते इंडिया में। अब सवाल ये आता है, क्या इंडिया में लिक्विडिटी बनाई जा सकती है? भाई, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स, वन ऑफ द भी नहीं, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन इक्विटीज। तो 80% ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखेंगे इंडिया में होती है। डॉलर नोशनल वाइज देखेंगे इंडिया में 40% ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड होती है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। दिस इज अ ह्यूज फैक्ट, मतलब मुझे नहीं पता था ये। हाँ, ये काफी सबसे, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेरिवेटिव, अगर वो आदत पड़ी हुई वन ऑफ द बोलने, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज डेरिवेटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में नेटिवली आप लिक्विडिटी बना ही सकते हैं, क्योंकि आता है ना यहाँ पे ऑडियंस को। तो हम भी वही कर रहे हैं जाके कि हमने अभी चालू ही किया और हमने इतनी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। तो हमारा तो विजन ये है कि इंडिया वर्ल्ड से बाहर से लिक्विडिटी सोर्स ही नहीं करेगा। हो सकता है स्पॉट में करनी पड़े, क्योंकि देखिए वहां तो क्या होगा कि जहां जनरेट होगा वहीं से आएगी, राइट? जहां पे माइनिंग सस्ती होगी वहीं से आएगी ना अल्टीमेटली। तो अगर जैसे आम की बात करें वापस से, तो जहां आम उगेगा अल्टीमेटली खरीद चटनी वाले कहीं भी हो सकते हैं, पर जहां उगेगा वहीं उगेगा। जिस कंट्री में नहीं उग रहा, इंग्लैंड में नहीं उग रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि नेटिवली क्रिएट हो जाएगा। पर तो स्पॉट में अलग डायनेमिक्स है, क्योंकि स्पॉट में डायनेमिक्स ये है कि जहां माइनिंग सस्ती होगी, और माइनिंग सस्ती होगी जहां पे पावर बहुत सस्ती है। तो उन जगहों पे जहां पे कि नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है या दूसरे सोर्सेज ऑफ पावर हैं, वो सब अलग डायनेमिक्स है। तो स्पॉट में मुझे नहीं पता, पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नेटिवली लिक्विडिटी क्रिएट करी जा सकती है। इंडिया को बाहर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और हमारा भी अल्टीमेटली इकोसिस्टम बिल्ड करना का हमारा गोल है कि हम इंडिया में ही नेटिवली लिक्विडिटी क्रिएट करें। मुझे लगता है इंडिया से लोग लिक्विडिटी सक करेंगे बाहर, उल्टा नहीं होगा।
इवेंचुअली। तो तो आपके हाँ। मार्केट मेकर्स इंडिया के हैं एक तरह से इन अ वे, व्हिच इज मैंने पहले भी ह्यूज। ये बोला था कि सारे पार्टिसिपेंट्स का पैसा INR में रहता है, सारे पार्टिसिपेंट्स इंडियन है। तो पंकज मुझे आप ये बताइए कि हम आपने प्रणव को तो सेल कर दिए, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं। मेरा थोड़ा-सा एक टफ सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इसको ऑनेस्ट तरीके से आप आंसर करना, और ये जनरली ये सवाल दुकानदार से पूछा नहीं जाता। जिसके पास माल है, जिसका माल है, उससे ये पूछा नहीं जाता। बेसिकली फ्यूचर्स किसको नहीं करना चाहिए? डेरिवेटिव किसको नहीं करना चाहिए? भई आप तो चाहोगे कि सबको करना चाहिए, बट एक जेन्युइन राय आपके हिसाब से किसको नहीं करना चाहिए? मतलब अगर आपको ये बताना हो कि भैया नहीं, मैं यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क है, लेवरेज है तो रिस्क है, राइट? और आपको अगर रिस्क नहीं यहाँ पे समझ में आ रही है, ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, उनकी आपके पास फंडामेंटल ग्राउंडिंग नहीं है, तो आप मत ट्रेड करिए। आपको ट्रेड करना है, आप टाइम लगाइए, थोड़ा समझिए। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जैसे बोला था कि मैंने भी जब कोई चीज़ करनी थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने टाइम लगाया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एग्जाम्पल हूँ, पर मतलब सब लोग कर रहे हैं। जिसको भी कोई चीज़ करनी है, टाइम लगा रहा है उसके ऊपर, आप टाइम लगाइए, आप समझिए, आप पता लगाइए कि आपका कितना नुकसान हो सकता है। आपका पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करिए, अपना लॉस पहले फिगर आउट करिए किसी ट्रेड में घुसने से पहले। और देखिए ये जो है, ये एक्टिव ट्रेडिंग वाला मामला होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में एक बड़ा फर्क ये है कि आप आज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ये फर्क है कि आपने कोई चीज खरीदी, ज्यादा से ज्यादा उसका प्राइस नीचे जाएगा, आप होल्ड कर लेंगे और एक लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम तक भी होल्ड, इनफाइनाइट तो नहीं, मतलब चलिए 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। कोई चीज नीचे जा रही है, ये एक ट्रेड है, आपको या तो प्रॉफिट या लॉस लेके या बंद करके निकलना है, नहीं तो आपका मार्जिन पूरा जीरो हो सकता है, राइट? और वो मार्जिन जीरो हो जाएगा अगर आपने सही टाइम पे वो नहीं लिया तो। और वो एक टाइम जो है, ऐसा नहीं है कि नीचे आ गया तो आप होल्ड कर लेंगे। वो नीचे आ गया तो जब नीचे जाता जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा, राइट? और वो ऊपर, क्योंकि अब क्या है ना, आपने कुछ चीज खरीद ली, बिटकॉइन खरीद लिया, अब वो नीचे आ गया आपके बाइंग प्राइस से, आपने कहा जब ऊपर जाएगा तभी मैं बेचूंगा, दैट्स फाइन। मैं एक बिलीवर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, जब ऊपर जाएगा तो ही बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, जैसे घर के केस में कई बार 10-10 साल भी हो जाते हैं, या जैसे कुछ कुछ स्टॉक्स के केस में भी ये चीजें नॉन नेचुरल है, इन्वेस्टर समझता है इसको। पर फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होगा, आपको वहां कंटिन्यूसली पैसा डालते रहना पड़ेगा मार्जिन में, क्योंकि आपका टाइम निकलता जा रहा है और नीचे आती जा रही है चीज, तो आपका लॉस ऑलरेडी इतना आ गया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपने मार्जिन रखा है वो पूरा जीरो हो सकता है, तो वो ध्यान रखिए। अब जैसे हम वो वापस से आम और चटनी वाला एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए की हमने डील करी थी, उसके लिए मान लीजिए दोनों पार्टीज, मान लीजिए काशिफ जो है फार्मर है और प्रणव जो है वो मर्चेंट है जिसको चटनी बनानी है। अब इन्होंने कहा कि भाई कैसे इंश्योर करेंगे कि काशिफ अल्टीमेटली जब 1 महीने बाद सेटलमेंट होएगा, आज से 1 महीने बाद जब आम देने की बारी आएगी, तो काशिफ देगा और प्रणव पैसे देगा। हो सकता है प्रणव कहे यार बाजार में 50 रुपए का मिल रहा है, मैं तो नहीं दे रहा पैसा, या हो सकता है काशिफ कहे कि बाजार में 150 रुपए का बिक रहा है, अब तो मैं तो नहीं दे रहा। तो ये इंश्योर करने के लिए, मान लीजिए मैं एक्सचेंज हूं, तो मैं जिस दिन डील चालू होगी उस दिन आप दोनों से कह दूंगा कि आप दोनों 10-10 हजार रख दो यहाँ पे। भाई आपकी 10,000 की डील है ना, तो आप 1-1 हजार रख दो। 100 रुपए किलो पे 100 किलो आम, 10,000 की डील, आप दोनों 1-1 हजार रुपया मेरे साथ रख दो, ठीक है? ये होता है मार्जिन। अब जैसे जैसे आम का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रणव आम खरीदने वाला है, तो प्रणव का फायदा होना शुरू होगा, पर काशिफ का नुकसान होना शुरू होगा। तो आम का प्राइस 100 से जब 110 हो गया, तो ऑलरेडी 1,000 रुपए का नुकसान हो चुका है काशिफ का। अब मैं एज एन एक्सचेंज कहूंगा कि भाई और मार्जिन लाओ, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट आज ही बंद करके मैं प्रणव को पैसे दे रहा हूं, राइट? क्योंकि मुझे कैसे पता कि कल को आम का प्राइस 110 की जगह 120 हो गया, तो बाकी के 1,000 रुपए आप लाओगे या नहीं लाओगे? इसको कहते हैं मार्जिन कॉल या मार्जिन जीरो हो जाना। ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम मार्जिन पूरा नहीं रखाएंगे कि भाई 10,000 चीज के लिए 10,000 नहीं रखाएंगे, वरना फिर ये करने का फायदा है क्या? पर इसमें ये रिस्क है कि आपका मार्जिन जा सकता है।
तो ये चीज समझने वाली है, और ये चीज आपको थोड़ा टाइम लगा। ये सब डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ इजी है, पर मतलब आपको टाइम लगाना पड़ेगा, और इसको समझिए आप। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें, और जब आपको समझ में आए तभी करें। और प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जाके पेपर ट्रेडिंग से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये सब हाँ फंडामेंटली कहना आसान है, अल्टीमेटली ट्रेडर को चार्ट देखना होगा, कैंडल स्टिक्स देखनी होगी, प्राइस मूवमेंट देखना होगा। बिटकॉइन 24/7 मार्केट चलता है। आपका रात को प्राइस मूवमेंट आ गया, मार्जिन इरोड हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए टूल्स होते हैं, स्टॉप लॉस के, टेक प्रॉफिट के, ऑटो टॉप अप मार्जिन के। वो सारे टूल्स यूज करना सीखिए। हमारे पास टेस्टनेट हमने इसीलिए बनाया है, जिसपे आप पेपर ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं पहले कि भाई कैसे करना है। तो आप अच्छा, टेस्टनेट आपका टेस्ट नेट है जिस पे ये जाके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, और समझ सकते हैं कि कैसे आपका मार्जिन कितना कटा, आपका लेवरेज कितना है, आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, किस प्राइस पे आपका मार्जिन जीरो हो जाएगा, और आपको मार्जिन ऑटो टॉपअप डालना है तो आप कैसे डालें, आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना है तो आप कैसे लगाएं। ये सब आप पहले ट्राई करके देखिए, फिर छोटी पोजीशन लेके देखिए। जब आपको कंफर्ट आए तभी आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये दुधारी तलवार या टू एजेड स्वॉर्ड कहते हैं ना, जैसे ये वो चीज है, ये आपको फायदा करा सकती है तो नुकसान भी करा सकती है। I'm glad that you are very honest about this thing, because the end goal is you will never appreciate that somebody. I think it hurts the most that if people are losing money, obviously, and एक फाउंडर के लिए वो कभी नहीं चाहेगा कि अगर ऐसे लोग पैसे खोने लगे, राइट। और खासकर न्यू कमर्स, देखिए जो एक सीजनड है, जिसको पता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट करना आता होगा और उसको पता है वो कितना रिस्क ले रहा है। लेकिन एक न्यू कमर है, वो अट्रैक्ट होके आ रहा है, और अगर वो खो रहा है तो वो बेचारा आएगा ही नहीं, वो तो उसका तो क्रिप्टो से बिलीफ उड़ जाएगा। तो ओवरऑल वो इकोसिस्टम के लिए डिट्रीमेंटल है, उसमें ग्रोथ नहीं है फिर। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे जीरोधा की विजन बहुत अच्छी लगी। मैं आपको एक कंपनी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जिसका एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी उतना ही बड़ा है जितना कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट उसका एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, और कई लोग वहां से एजुकेशन लेके आते भी नहीं है करने, बट एटलीस्ट वो सीखते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड। जो मैं चाहूंगा कि डेल्टा को ये कोशिश करें कि एजुकेशन में बहुत टाइम स्पेंड करें, बिकॉज ये इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेजेस पे है। और जो मिथ हैं, जो रिस्क हैं, जो लोगों का कैजुअल एटीट्यूड है टुवर्ड्स फ्यूचर, कि अरे यार वहां कर लेता हूँ, उस फॉरेन एक्सचेंज पे कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, देन दे एंड अप मेकिंग मनी। देन फिर वो कहते हैं अरे यार अब मैंने पैसा कमा लिया, फिर मैं इसको कैश में कन्वर्ट कैसे करूं। फिर वो उसके तरीके ढूंढते हैं उल्टे सीधे, सो दे कैन पुट देमसेल्फ इनटू ट्रबल। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन होना, नॉट जस्ट टुवर्ड्स के एक्सचेंज के फीचर्स क्या हैं, एक सेफ तरीके से आप ट्रेड कैसे करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने, काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए ना, अब हम भी ये चाहते हैं ना कि कस्टमर आए, उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। हमारा क्या फायदा होगा? आप आएंगे 10,000 रुपए का ट्रेड करेंगे, हमारे तो 2 रुपए बनने या 3 रुपए बनने, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पैसा लूज करके जाओगे तो मेरा उसमें क्या फायदा है, राइट? तो मैं मतलब जो बात कह रहा हूँ वही, उसका एक कमर्शियल भी है ना। हम भी चाहते हैं कि कस्टमर आए, कुछ ट्रेड करे, कोई लॉन्जेविटी हो उसकी। छोटे टाइम में हमारा भी कोई फायदा नहीं है। मैं एक और पॉइंट खत्म करता हूं, जो आपने एजुकेशन की बात बोली। अब एजुकेशन में ये काफी जरूरी है, और मुझे भी जरूरत का विजन काफी अच्छा लगता है कि एजुकेशन पे काम करो। तो हमने भी जैसे अपना ब्लॉग लिखते हैं हम, वहाँ पे हम सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, और हम काफी कंटेंट बैटरी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी हम लोग सारा दिन मार्केट ओरिएंटेड डिस्कशंस करते हैं, ताकि हम कम्युनिटी को एजुकेट कर पाए कि भाई ये चीज क्या है ना। आपको आता होगा ट्रेडिशनल मार्केट में भी, पर यहाँ पे भी काफी नुआंसेस अलग होंगे। भाई अगर आप निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए इजी होगा करना, हाँ, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऑप्शन समझ में आता है। पर यहाँ 3:30 बजे मार्केट बंद नहीं होता, यहाँ पे दूसरी चीजें नहीं होती। तो चीजों में घुसने से पहले उनको समझना जरूरी है। और जो आपने कहा कि जो बिल्कुल न्यू कमर्स है, उनके लिए तो एजुकेशन इंपेरेटिव है बिफोर वो इन चीजों में घुसे। तो हम भी उस पर फोकस कर रहे हैं, पर मतलब इसमें और हम काम करेंगे, और आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका तो हैंडल है ही काफी एजुकेशन पे। तो
जाते-जाते मैं यही कहूँगा कि पंकज, जो बात करके ना हमने कई लोगों को बुलाया, बट हर एक फाउंडर के अंदर एक टीचर नहीं होता। कुछ फाउंडर्स के लिए उनकी बातचीत से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होते हैं। उनके लिए प्रॉफिट जो है अबव एजुकेशन होता है। और कुछ फाउंडर्स ऐसे होते हैं जिनके कोर में एजुकेशन होता है एंड प्रॉफिट, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंट है वो कि यार प्रॉफिट विल फॉलो या कमर्शियल्स विल फॉलो। अगर मैंने इंफ्रा पे 8-10 साल लगा लिए तो प्रॉफिट तो 2 साल में आ जाएगा। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार इंफ्रा में 2 साल लगाओ और 8 साल प्रॉफिट मिंट करो। तो इस तरह के फाउंडर्स भी होते हैं। बट आई थिंक बात करके, व्हेन आई हैड दिस कन्वर्सेशन, आई हैड नो प्लान्स, या मुझे ऐसा नहीं पता था कि हम लोग जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात को समझाने का तरीका भी बड़ा ईज़ी होगा। एंड आई एम श्योर कि यू विल सी इन कमेंट्स कि लोग कहेंगे कि नहीं यार, हमें ना आज पहली बार किसी ने थोड़ा-सा समझाया कि अच्छा ये होता क्या है एग्ज़ैक्टली। सो मैं यही कहूँगा लोगों को कि इस पॉडकास्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपको हम मोटिवेट कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं कि भैया जाओ, कूद जाओ। नहीं, हम कह रहे हैं आज आपकी पहली बार अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। आपको ये पता लगा है कि बॉस अगर करना है तो कैसे करना है, व्हाई डेल्टा, क्योंकि डेल्टा ये कह रहा है कि भैया इसको कंप्लायंट तरीके से और सेफ तरीके से कर लो। और यहाँ पे जो वो टैक्सेस से रिलेटेड जो एक एडवांटेज बताई, आई थिंक वो भी एक एडवांटेज है कि जिसमें अगर 30% टैक्स नहीं लग रहा है तो वो भी एक एडवांटेज है। So I think all in all, it was a very good podcast, and thank you very much, पंकज। और आई थिंक हम बार बार लेके आते रहेंगे। कई बार हमें ना छोटी छोटी बाइट्स भी चाहिए होती है न्यूज में। जैसे हमें ना हाँ, मार्केट में जैसे कई बार पुल डाउन होती है, तो दीज कि यार ये क्या हुआ और कितना लिक्विडेशन हुआ, राइट? हाँ, तो कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन हो जाएगी, तो प्रॉब्ली दोस काइंड ऑफ इनपुट्स हमें मिलते रहे। अगर शायद 10 हाँ, मिनट हाँ। के लिए भी अगर आप चैनल पे आओगे या 5 मिनट के लिए भी आओगे ना और अपना एक व्यू दे दोगे, तो वो दैट विल बी ग्रेट। क्यों प्रणव? सो डेफिनेटली बहुत सारा इंसाइट आई एम श्योर वी विल बी इनसाइट एबल टू मिलेंगे। जनरेट, हाँ, क्योंकि बिकॉज़ अधिकतर जो हाँ, या इनके पास जो मैथ है ना, जो इनकी एनालिसिस होगी वो बड़ी एक्यूरेट होगी। हाँ, हम तो बिल्कुल डेटा काफ़ी क्लोज़ली देखते हैं ना, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो यही सारा डेटा रहता है। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जब आप ट्रेडर फ़ैमिलियर हो जाता है, तो हाँ, फिर बेसिकली रोज़-रोज़ थोड़ी जाके हम समझेंगे कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है। तो फिर आप बेसिकली डेटा को ज़्यादा फ़ॉलो करते हो। तो आई तो मोर आपके देन हैप्पी। आपके आपके चार्ट्स के हिसाब से बिटकॉइन कहाँ जा रहा है देखिए, लास्ट में अभी जाते-जाते? प्रेडिक्शन वगैरह नहीं प्रेडिक्शन करना नहीं करते चाहता हूँ। आज। बट क्यों, कल तो हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है, हाँ, तो थोड़ा-सा मूव कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, पर जनरली मुझे ये लगता है कि एक बुल मार्केट क्रिप्टो का चालू हो चुका है। ओके, अब ऐसा नहीं होता है कि मार्केट 1 दिन में चलेगा या 2 महीने में चल जाएगा। बुल मार्केट में भी चीज़ें नीचे-ऊपर जाती हैं, वो हुँ, नेचर है। ऊपर भी जाएँगी, फिर पुल बैक होएगा, फिर ऊपर जाएँगी। पर मुझे ये लगता है कि जनरली प्रीवियस हाई को जब आप तोड़ के वहाँ पे काफ़ी टाइम निकाल लेते हो, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि अब ये एक नया बेस बन चुका है। तो ओह! मुझे लगता है कि अभी हम उस बेस फॉर्मेशन में हैं और यहाँ से उस बेस तक वापस आना भी एक लंबी जर्नी थी, क्योंकि प्राइसेज़ 1/4 हो गए थे। तो अगर आप उस करेक्शन से जब वापस आते हो, अपने आप को एस्टैब्लिश करते हो, आपका और उसके कैटलिस्ट जो रहे वो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन रहे, तो हुँ, वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है एक एसेट क्लास के लिए, एक नई रैली को चालू करने के लिए, वेरी जिसको नाइस, हम यू शेप्ड रिकवरी या बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मुझे ये वेरी लगता है नाइस। कि जनरली वी हैव स्टार्टेड अ फ्रेश बुल मार्केट। अब ये कब कितना टाइम चलेगा ये सब प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। राइट, चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच पंकज, थैंक यू वेरी मच प्रणव। और जितने भी रेलेवेंट लिंक्स हैं, पंकज को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। डेल्टा का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और डेल्टा को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। एंड 100% ये एश्योरेंस है कि पंकज को आप फ्रीक्वेंटली हमारे चैनल पे देखोगे। जैसे अभी पंकज ने ये लास्ट में जो ये व्यू पॉइंट दिया कि मतलब कितना कैलकुलेटेड बात थी, बहुत ही 1 मिनट के अंदर इन्होंने समराइज़ कर दिया। आई थिंक ये इस तरह के हमें एक्सपर्ट ओपिनियंस की ज़रूरत रहती है विद टाइम। चलिए, थैंक यू वेरी मच पंकज एंड थैंक यू वेरी मच प्रणव। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड पे, टिल देन थैंक यू। Thank you, guys. Thanks to listeners. थैंक यू।